नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत आप सभी का। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान किस मुल्क में रहते हैं? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में मुसलमानों की आबादी 24 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। मतलब अगर आबादी में मुसलमानों का रेशियो देखें तो 100 में से 90 मुसलमान। और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क में सबसे ज्यादा गर्मजोशी से किसका स्वागत किया गया? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि एक मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर का जीर्णोद्धार, उसका कायाकल्प भारत करने जा रहा है। हिंदुस्तान इंडोनेशिया के 1100 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर को सजाने जा रहा है। मंदिर इंडोनेशिया की जमीन पर है और उसी मंदिर में आज मोदी और इंडोनेशिया के मुस्लिम राष्ट्रपति दोनों साथ साथ गए। वर्ल्ड स्टेज पर मोदी ने दिखाया कि सबका साथ कैसे पूरा होता है। एक मुस्लिम मुल्क में मुस्लिम राष्ट्रपति और मोदी के सामने ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर जो लोग छोटी सोच रखते हैं, आज उनको ये तस्वीरें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान, वहां नरेंद्र मोदी के सामने ओम नमः शिवाय। जहां 24 करोड़ 20 लाख मुस्लिम आबादी, वहां नरेंद्र मोदी के सामने शिव की साधना, शिव की आराधना। जहां 100 में से 90 मुसलमान, वहां नरेंद्र मोदी के सामने भगवान भगवान। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां 24 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस मुस्लिम बहुल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा रंग में दिखेंगे। भगवा कपड़े पहनकर 1100 साल पुराने प्रम्बानन मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करेंगे। मुस्लिम मेजॉरिटी वाले मुल्क में भगवा और सनातन का डंका बजाएंगे। ये हुआ है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। और भारत में बैठा इकोसिस्टम, वोट बैंक की राजनीति करने वाला गैंग आज प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों को पचा नहीं पा रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भारत में बैठे एंटी मोदी मोर्चे को यकीन नहीं हो रहा है कि वो इंडोनेशिया, जहां सिर्फ 47 लाख हिंदू रहते हैं, यानी कुल आबादी का सिर्फ 1.7%, उस इंडोनेशिया के मुसलमान सड़क किनारे एक लाइन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के लिए तालियां कैसे बजा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सामने ओम नमः शिवाय का जाप कैसे लगा रहे हैं। और उस देश के राष्ट्रपति अपना डीएनए हिंदुस्तानी क्यों बता रहे हैं? मोदी के सियासी दुश्मनों की ये जलन स्वाभाविक है, क्योंकि जिस इंडोनेशिया में 100 में से 90 मुसलमान हैं, वहां भगवा पहनकर, हिंदू मंदिरों की बात करके, सनातन संस्कृति का डंका बजाकर नरेंद्र मोदी पूरे दम खम के साथ खड़े हैं। और इंडोनेशिया के मुसलमान लाइन लगाकर मोदी को ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं। और वहां के हिंदू मोदी के संग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं, और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेंपल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज, महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूं। हिंदुस्तान में बैठा जो इकोसिस्टम हर रोज कहता है कि मुसलमान मोदी को पसंद नहीं करते, उनके लिए इंडोनेशिया की ये तस्वीर आईना है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुसलमान डोमिनेटेड मुल्क में नरेंद्र मोदी का कोई विरोध नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ सम्मान और तालियां। 24 करोड़ 20 लाख मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में वहां के मुसलमानों ने मोदी का स्वागत हिंदुस्तानी अंदाज में ही किया है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होने के बावजूद इंडोनेशिया में लोकतंत्र है और वहां के मुसलमान सनातन को भी वैल्यू देते हैं और सनातनी मोदी को भी अपने सर आंखों पर बिठाते हैं। सनातन की इस ताकत का जलवा देखिए, जहां सदियों से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना होती है, उस मुस्लिम बहुल आबादी वाले मुल्क में सनातन की जड़ें इतनी गहरी हैं कि समुद्र पार भी फल फूल रही है। रामायण महाभारत की कहानियां यहां आज भी जीवंत हैं। इंडोनेशिया रामायण और महाभारत को अपनी धरोहर मानता है और अब सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश में मौजूद 1100 साल पुराने शिव मंदिर का कायाकल्प भी हिंदुस्तान ही करेगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ब्रह्मानंद मंदिर के जीर्णोद्धार का काम मोदी ही संभालेंगे। इंडोनेशिया के साथ मिलकर 1100 साल पुराने शिव मंदिर का कायाकल्प करेंगे। कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। 1200 साल मैं यहां के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सोचने वाली बात यह है कि इंडोनेशिया के मुसलमान नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो फिर भारत में कुछ लोग मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में वोट बैंक की सियासत है। भारत के वोट बैंक वाले नेता अभी भी पुराने फॉर्मूले पर अटके हैं। मजहब खतरे में है का रोना रोते रहते हैं। भारत का मुसलमान अगर मोदी को गले लगाना भी चाहे तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता ऐसा होने नहीं देते। और अब मोदी योगी विरोधी इकोसिस्टम हिंदुओं को भड़काने, बहकाने और उकसाने वाले काम पर लग गया है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर दान चोरी केस की आड़ में छिपकर योगी आदित्यनाथ पर बेतुके आरोप लगा रही है। वोट बैंक की राजनीति में महारत हासिल कर चुके अखिलेश को उनकी पार्टी सबसे बड़ा राम भक्त बता रही है। अखिलेश खुद भी 31 दिनों से नॉनस्टॉप हंगामा बरपा रहे हैं और अब तो अखिलेश ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को इंटरनेशनल एंगल दे दिया है। कह दिया है कि यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है।
दरअसल अखिलेश ये नैरेटिव देना चाहते हैं कि अब बीजेपी के ऊपर से हिंदुओं का भरोसा उठ गया है। अखिलेश की ये बातें एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं और वो स्क्रिप्ट 100% सियासी है। अखिलेश के इस राम मंदिर वाले स्क्रिप्ट में 2027 का यूपी इलेक्शन वाला एंगल है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति 20% मुस्लिम और उनके MY समीकरण पर टिकी है। लेकिन अब अचानक से अपनी राम भक्ति दिखाकर अखिलेश बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। और इसके लिए अखिलेश की पार्टी राम मंदिर के साथ साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, मध्य प्रदेश के सिद्धपीठ बगुलामुखी माता मंदिर में हुई कथित चोरी का कनेक्शन बीजेपी से जोड़ रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2027 में यूपी में 20% मुसलमान और 80% हिंदुओं वाली सियासत को योगी के दुश्मन अपने फेवर में करना चाहते हैं, इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहे हैं। और जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर को कलंकित किया है, मंदिर कभी कलंकित नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था कम नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने अयोध्या को कलंकित किया है, बड़ा मामला है। बीजेपी को तो यही परेशानी है। हमारे योगी बाबा को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। यही परेशानी है। वो जान रहे हैं कि 27 का चुनाव नजदीक दिसंबर में हो जाएगा और ये परेशान है। इनकी लोकप्रियता घटी है, इनके प्रति लोगों का यकीन भरोसा घटा है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी PDA के प्रति, अखिलेश यादव जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसलिए योगी बाबा तो बहुत परेशान है, भाजपा बहुत परेशान है। श्री रामचंद्र जी हमारे देश के आदर्श हैं, उनके यहाँ ऐसा कुछ हो गया और जिनका सहारा लेके जो लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुँचे, सियासत के शीर्ष पर पहुँचे, वही लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कोई आस्था नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही दिखावटी राम भक्ति में राहुल गांधी की पार्टी भी 31 दिनों से लीन है। राम मंदिर दान चोरी केस में एक्शन हो गया, 8 चोर पकड़े गए, ट्रस्ट का क्लीन अप हो गया, लेकिन योगी के विरोधी अभी भी नहीं मान रहे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को 2-2 पन्नों की चिट्ठियां लिख रहे हैं। चिट्ठी में अपने एजेंडे को सूट करने वाले सवाल फिट कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, योगी के सारे विरोधी राम के नाम पर 2027 में हिंदू वोट लूट लेना चाहते हैं। इसीलिए इन दिनों सबसे बड़े राम भक्त का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं, हिंदुओं को योगी के खिलाफ सड़कों पर उतारने वाली मुहिम चला रहे हैं। जनता को तैयार होना पड़ेगा, राम भक्तों को तैयार होना पड़ेगा। जो उनके आंदोलन से निकली हुई एक पूरे दुनिया में पवित्रता है, जो उसे नष्ट करे उसे सजा मिलनी चाहिए। जहां जहां भाजपा सरकार है, लूट जारी है। भाजपा वालों के लिए वंस फॉर ऑल एक ये कहना बंद करें कि भगवान राम के अस्तित्व पे हमने सवाल उठाया। मैं एक हिंदू हूं, मेरे भगवान राम की आस्था के मंदिर से चोरी हुई है। देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। भाजपा के चट्टे बट्टे बोलते हैं कि कांग्रेस वाले मुद्दे उठा रहे हैं तो भगवान राम बदनाम हो जाएगा। अरे मेरे राम तो सनातन धर्म के वो देव है जो बदनाम नहीं हो सकते हैं। उनका पैसा तुम चोरी करो और चोर को हम चोर कहे, उसमें भगवान बदनाम हो जाएंगे। क्या मेरे भगवान इतने छोटे और कमजोर है? अरे मेरे भगवान उतने बलवान है। तुम लोगों के लिए धर्म का कोई मतलब नहीं है। क्या ये कभी कोई हिंदू हो सकता है?
क्या ये सनातनी हो सकता है? डूब मरो मरो। सुन लिया आपने, ये है कांग्रेस की राम भक्ति। राम का जिक्र करते भी शक्ति सिंह गोहिल की जुबान फिसल गई, मुंह से गाली निकल गई। कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर जाकर एक बार अलग अलग कैप्शन पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मोदी और योगी के विरोधी क्या प्लान कर रहे हैं। कुछ कैप्शन तो ऐसे भी हैं जिसमें सीधे सीधे लाठी डंडे से मारने और भगाने की बातें तक कही जा रही हैं। योगी के सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए। योगी विपक्ष के इस प्लानिंग और प्लॉटिंग को समझ गए, इसीलिए हिंदुओं को अभी से सचेत कर रहे हैं कि राम के नाम पर एजेंडा ड्रिवन नैरेटिव बनाकर आंखों में धूल झोंकने वाले विरोधियों से सावधान रहने को कह रहे हैं। आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई, अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थी, उनको एक मुद्दा मिल गया, उनको एक मुद्दा मिल गया। हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं? किस मुंह से कर रहे हैं? राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं? अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी, ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। आज आप सबको इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क और सावधान होना होगा। अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा और ट्रंप यह हमला कहकर करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि सीज फायर खत्म हो गया। ईरानी बहुत घटिया लोग हैं, बीमार मानसिकता वाले हैं, झूठे हैं, इनसे बातचीत करना वक्त की बर्बादी है। 48 घंटे में पूरी तस्वीर बदल गई। पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध 108 दिनों तक चला था। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिनीवा के पीस टॉक होने के बाद सीज फायर हुआ जो सिर्फ 21 दिन चला, लेकिन अब फिर से तबाही का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और फिर से युद्ध वाली रात लौट आई है। नो डील, नो टॉक। ट्रंप बोले कर दूंगा रात। And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. ना धौंस, ना धमकी,
खाक कर देंगे अब की। सीज फायर ओवर, ताबड़तोड़ फायर। To me, I think it's over. इसी 17 जून को 60 दिनों के सीज फायर पर अमेरिका ईरान ने साइन किया था। पूरी दुनिया में शांति का माहौल बन गया था। ट्रंप ताली बजा रहे थे, ईरान भी रिलैक्स फील कर रहा था, पाकिस्तान को लग रहा था कि वो पीस मेकर बन गया है। लेकिन सारा दावा सब धरा का धरा रह गया। 21 दिन में ही सीज फायर ओवर हो गया और फायर शुरू हो गया। 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने ईरान में 80 से ज्यादा जगह पर मिसाइलें मारी हैं। ईरान के सिरिक, केशम और खार्ग आइलैंड्स को धुआं कर दिया है। यह कितना बड़ा अटैक है, इसी से समझ लीजिए कि ये आइलैंड ईरानियन नेवी के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के बड़े सेंटर हैं। हैरानी की बात यह है कि जब ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा था, उधर खामेनेई का ईरान में जनाजा निकल रहा था, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि वो ना रुकने वाला है ना झुकने वाला है। अमेरिका के हमले के जवाब में तुरंत ईरान ने भी घातक हमला शुरू कर दिया। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर 85 हमले का दावा किया, ईरानी सेना ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के एक रीपर ड्रोन को भी खार्ग आइसलैंड के पास मार गिराया है। ईरान का हमला इतना जबरदस्त था कि कुवैत और बहरीन में दिन भर एयर रेड के सायरन बजते रहे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर टूट गया, अमेरिका मिसाइल लेकर बरस पड़ा और ईरान भी भड़क गया। ईरान अमेरिका 2.0 वॉर की शुरुआत 2 दिन पहले हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की माने तो इस लड़ाई की वजह ईरान है। ईरान ने ही समझौते को तोड़ा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 से 4 कॉमर्शियल जहाजों पर ईरान ने हमला किया। इसी के जवाब में अमेरिका ने फायर किया। अमेरिकी सेंटकॉम का आरोप है कि हॉर्मुज में ओमान की खाड़ी के पास अल रकियात नाम का एक जहाज, जिसे अमेरिका एस्कॉर्ट कर रहा था, जहाज पर मार्शल द्वीप का झंडा लगा था, जिसका स्वामित्व कतरी कंपनी के पास है। इस पर IRGC की तरफ से ड्रोन हमला हुआ। इस हमले के बाद कतर ने ईरानी राजदूत को भी तलब किया, पूछा कि क्यों सीज फायर का उल्लंघन किया। हमले का शिकार हुआ दूसरा जहाज सऊदी अरब के झंडे वाला है। वेदियान नाम के इस जहाज पर भी ईरानी ड्रोन से अटैक हुआ। सऊदी शिपिंग कंपनी बहरी का यह जहाज था। इस हमले के बाद सऊदी भड़क गया। इस हमले के बाद सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति पर हमला करार दिया है। तीसरा हमला साइप्रस प्रॉस्पर्टी नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। इसको भी ईरानी अटैक से नुकसान पहुंचा है। इन्हीं हमलों के बाद अमेरिका भड़क गया। ब्रिटेन की समुद्री व्यापार एजेंसी UKMTO की माने तो ओमान के लीमा इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर जा रहे तेल टैंकर पर ईरानी गोला आकर गिरा, जिससे जहाज में आग लग गई। लेकिन सवाल है कि ईरान ने इन जहाजों को क्यों टारगेट किया। ईरान का इल्जाम है कि ओमान के पास से अमेरिका ने इन जहाजों को परमिशन दी थी, जिस समुद्री मार्ग को ईरान ने इस्तेमाल नहीं करने को कहा था। लेकिन इन जहाजों ने चेतावनी को दरकिनार किया। IRGC ने दावा किया कि हमले से पहले समुद्री रेडियो के जरिए जहाजों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन ये नहीं माने। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका हॉर्मुज में अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। बिना उसकी मंजूरी के कोई भी उसके आसपास के समुद्री रास्तों का फिर से उपयोग नहीं कर सकता। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो जवाब मिलेगा। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के हमले के जवाब में 80 से अधिक ठिकानों को प्रिसीजन म्यूनिशन से टारगेट करने का दावा किया है। सेंटकॉम का दावा है कि उसने अपने हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रेडार ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। हॉर्मुज के पास IRGC की 60 से अधिक छोटी बोट्स को उड़ा दिया है। अमेरिकी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के सिरीक शहर को हुआ।
सिरीक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे ईरान का शहर है। यहाँ से ईरान समुद्र से आने जाने वाले जहाजों और नेवी की गतिविधियों पर नजर रखता है। दूसरा बड़ा हमला केशम द्वीप में हुआ है। फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में मौजूद है। ईरान की समुद्री सुरक्षा और निगरानी का सबसे बड़ा सेंटर। सबसे ज्यादा चोट अमेरिका ने बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचाई है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। यहीं से ईरान की नेवी और IRGC कई कार्रवाई को संचालित करता है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद सामने आए वीडियो में पोर्ट परिसर से उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। अमेरिका के गुस्से की वजह सबसे बड़ी यह है कि ईरान ने हॉर्मुज में जिन शिप्स पर अटैक किया उन सबको अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट कर रही थी। ईरान के इसी दुस्साहस के जवाब में अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास ईरान के ठिकानों पर कारपेट बॉम्बिंग की। इस हमले के साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है और वो अब ईरान से बातचीत करने के मूड में भी नहीं है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Woodcock, Jared Kushner. उधर ईरान ने भी कह दिया है कि वो अमेरिका या ट्रंप की धौंस सहने वाला नहीं है। इधर अमेरिका ने हमला किया, उधर ईरान ने भी धुआं धुआं कर दिया, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं। बहरीन में दिन में कई बार एयर रेड सायरन बजाए गए। बहरीन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की और लोगों से तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमला करने की खबर आई है। आपको बता दें कि बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान की कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर की गई। ईरानी सेना ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसके नतीजे भुगतने होंगे और अब क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरानी ड्रोन के निशाने पर हैं। ट्रंप कह रहे हैं बातचीत का मतलब अब बर्बादी है। उधर ईरान ने भी कह दिया है कि उसे भी कोई शौक नहीं है, हॉर्मुज पर उसी की सत्ता रहेगी। ईरानी फौज कभी नहीं झुकेगी। दोनों तरफ से सीज फायर के फ्लॉप होने के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया में ऑयल और इकोनॉमी पर संकट के बादल गहराने लगे हैं, जिसका असर भी दिखने लगा है। अमेरिका ने सीज फायर की शर्तों के तहत ईरान को तेल बेचने की जो छूट दी थी उसे वापस ले ली। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान पर दोबारा सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ, इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत दिखा। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए और शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स आज 1677 पॉइंट गिर गया। निफ्टी भी 516 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 63 पैसे कमजोर हुआ। आज एक डॉलर की कीमत 95 रुपए 59 पैसे तक पहुंच गई। ईरान अमेरिका की जंग फिर से शुरू होने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत भी 5% से ज्यादा बढ़ गई। जंग थमने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन जंग फिर शुरू होने के बाद आज ब्रेंट क्रूड का रेट $74 प्रति बैरल तक पहुंच गया। नई जंग की शुरुआत के बाद हॉर्मुज पर असर दिखने लगा है। 4 तेल और गैस टैंकर बीच रास्ते से ही वापस लौट गए, जिसमें अल घरिया, दुहैल और अल स्वेस नाम के 3 LNG टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन मंगलवार देर रात उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और ये तीनों टैंकर कतर एनर्जी के कंट्रोल में हैं। कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा भारतीय झंडे वाला टैंकर लीला व दिनार भी बुधवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान के तट से वापस लौट गया। मतलब अगर ये जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया में फिर से तेल गैस का संकट खड़ा होना तय है।